Hello everyone. Today we will be solving all your queries related to NIMSET 2020. NIMSET 2020 में इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आज हम सारे के सारे सॉल्व करेंगे. So let's see the questions जो अपीयर हुए हैं एग्जाम में. Okay, so here it is. Question number 1. आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 is choose the correct expression of approval. सबसे पहले तो जान लेते हैं अप्रूवल का मतलब क्या होता है. सो अप्रूवल मीन्स गिविंग योर कंसेंट टू समबडी. जब आप अपना कंसेंट किसी को देते हैं या फिर आप अग्री करते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज से दैट यस ओके. सो दैट मीन्स अप्रूवल देना मतलब एक पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी आपको यूज करनी है. इस केस में, इस क्वेश्चन के केस में आप एक इंटरजेक्शन यूज करने वाले. ये जो आपको दिख रहा है ये साइन यहाँ पर, दिस इज एन एक्सक्लेमेशन मार्क. ये वाला ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क है. इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व चार ऑप्शंस जो आपके सामने हैं विच आर सुपर, रॉटन, डैम एंड हेल, तो आपको दिखेगा कि ये तीन ऑप्शंस इनमें से जो है ये तीनों के तीनों नेगेटिव वर्ड्स हैं. रॉटन सड़ा हुआ, डैम और हेल. ठीक है, तो ये तीनों वर्ड्स नेगेटिव हैं which means you have to use a positive word. तो वो positive word super है. एक तो तरीका ये हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. दूसरा सुपर, यू से वेल डन, ब्रावो, सुपर. जब आपको कोई चीज पसंद आती है, आप अपना कंसेंट देते हैं, यस इट्स गुड, तो ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क वाले जो वर्ड्स हैं यानी इंटरजेक्शन है वो आप यूज करते हैं जब आप किसी चीज को अप्रूवल देते हैं. सो the correct word here is super. So the answer is super. आइए नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है which of the following is a noun. ये देखिए चार ऑप्शंस हैं. अगेन केयरलेसनेस, केयरलेस, केयरलेसली, केयरिंग. वर्ड से ही पता चल रहा है कि इसमें से सिर्फ एक ही नाउन है और बाकी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच है. सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पार्ट्स ऑफ स्पीच. आपको अच्छे से केयरफुली चेक करना है कि वर्ड में से कौन सा नाउन है. तो पहला वर्ड देखते हैं, केयरलेसनेस. केयरलेसनेस इज अ नाउन. सो इससे ये तो क्लियर हो गया कि आंसर केयरलेसनेस ही है. केयरलेसनेस इज अ नाउन. केयरलेसनेस का मतलब होता है लापरवाही, मतलब कि अदर वर्ड्स में अगर हम कहें तो नेग्लिजेंस, लापरवाही. बी ऑप्शन जो है केयरलेस, केयरलेस एक एडजेक्टिव है, ये एक नाउन है, ये एडजेक्टिव है. केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, जो नेग्लिजेंट होता है. जब हम इसके लिए एक एडजेक्टिव यूज करेंगे तो नेग्लिजेंस को अगर हमें एडजेक्टिव की तरह यूज करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट या फिर इनअटेंटिव. इनअटेंटिव मतलब लापरवाह हिंदी में. केयरलेसली, एल वाई ज्यादातर वर्ड्स में जब भी यूज होता है तो वो एडवर्ब्स होते हैं. ज्यादातर वर्ड्स में जब भी एल वाई यूज होता है तो वो एडवर्ब्स होते हैं. केयरलेसली का मतलब भी सेम है, नेग्लिजेंट ही मतलब होता है, मतलब कि लापरवाह. लापरवाही से आपने कोई काम किया. जहां पे जिस सेंटेंस में आपको एडवर्ब की तरह यूज करना होगा तो आप केयरलेसली यूज करेंगे. Caring, whereas, is a positive word and it is also an adjective like careless. तो careless और caring दोनों opposites हो गए, दोनों words. तो adjective है. ऐसा person जो परवाह करता है, ऐसा person जो concern दिखाता है, one who is kind hearted, जो kind है, and who shows concern for others, concern for others, वो पर्सन केयरिंग होता है. वन हु केयर्स फॉर यू, वो केयरिंग होता है. फिलहाल ये मैंने चारों ऑप्शंस आपको एक्सप्लेन तो कर दिए, बट हमारा क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा नाउन है. तो नाउन इनमें से केयरलेसनेस है, बाकी सारे दो एडजेक्टिव्स हैं और एक एडवर्ब है. दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू. पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो पहला क्वेश्चन एक्सप्रेशन रिलेटेड था. आपको एक करेक्ट एक्सप्रेशन चूज करना था. दूसरे क्वेश्चन में आपको बताना है कि नाउन क्या है.
डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। नाउन की आपसे कोई भी डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपसे किसी भी प्रकार का नाउन नहीं पूछा गया है। इट इज आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि कौन सा वर्ड नाउन की तरह आप यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है और ज्यादातर क्वेश्चंस निमसेट 2020 में इजी हैं, तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखते हैं। चूज द वर्ड दैट एक्यूरेटली सिग्निफाइज अ स्टूडेंट हु अवॉइड्स अटेंडिंग क्लासेस। इधर ध्यान दीजिएगा, अ स्टूडेंट हु अवॉइड्स अटेंडिंग क्लासेस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है या फिर एक वोकैबुलरी है। तो वोकैबुलरी अगर आपने ध्यान से पढ़ी हो तो आप बहुत इजीली इसका आंसर गेस कर सकते हैं। डिलिजेंट इज नॉट द आंसर, आप गेस कर सकते हैं। हम चारों वर्ड्स पढ़ के देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद आंसर पे आएंगे। तो द फर्स्ट वर्ड इज डिलिजेंट। डिलिजेंट, कैलस, मोरॉस और ट्रूएंट, ये 4 वर्ड्स हैं जो आपके सामने हैं। इनमें से 3 एडजेक्टिव्स हैं और एक नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। आइए ये चारों वर्ड्स पहले देखते हैं। सो द फर्स्ट वर्ड इज डिलिजेंट। डिलिजेंट का मतलब होता है मेहनती, एक ऐसा पर्सन जो मेहनती है। सिनोनिम्स जो इसके लिए यूज होते हैं वो सिनोनिम्स हैं असीडुअस, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, असीडुअस, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस या फिर हार्ड वर्किंग कह सकते हैं आप। तो वन हु इज हार्ड वर्किंग इज डिलिजेंट। एक अच्छे वर्ड से अगर आपको बताना हो कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है तो आप डिलिजेंट या असीडुअस या इंडस्ट्रियस वर्ड यूज कर सकते हैं। मेहनती है वो पर्सन। सेकेंड वर्ड है कैलस। सो कैलस इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव एंड कैलस का मतलब होता है कठोर, जिसमें बिल्कुल भी संवेदना ना हो, संवेदनाहीन, अनकाइंड जो होता है, जो क्रूअल होता है वो कैलस है। अनकाइंड, क्रूअल, इनडिफरेंट, इनसेंसिटिव, यानी जिसके अंदर बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं है, फीलिंग नहीं है किसी दूसरे के लिए, वो कैलस होता है। एक ऐसा पर्सन who does not have sympathy for others or feeling for others or emotions for others is callous। तो जो भी unkind, cruel या insensitive सा पर्सन होता है उसके लिए आप callous वर्ड यूज करते हैं। थर्ड वर्ड है मोरॉस। सो ये वाला जो थर्ड वर्ड मोरॉस है, मोरॉस का मतलब होता है एक्सट्रीमली ग्लूमी एंड डिप्रेस्ड। सो जब आप बहुत उदास होते हैं या कोई पर्सन जब बहुत उदास होता है, सैड है, ग्लूमी है, ग्लूमी फेस बनाया हुआ है, GLOOMY, ग्लूमी, डिप्रेस्ड है, उस पर्सन के लिए आप मोरॉस वर्ड यूज करते हैं। एंड द लास्ट वन इज ट्रूएंट। ट्रूएंट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ नाउन, ट्रूएंट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। सो ट्रूएंट का मतलब होता है वन हु इज रेगुलरली एब्सेंट फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन। जब बिना परमिशन के कोई भी एब्सेंट होता है स्कूल से रेगुलर बेसिस पर, जो अटेंड क्लासेस करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड ना हो, ही इज अ ट्रूएंट। हिंदी में आप सब जानते हैं कि इसकी हिंदी क्या होती है। सो द वर्ड इज ट्रूएंट। एब्सेंटी भी बोल सकते हैं, लेकिन एब्सेंटी आप एक दिन के लिए भी यूज करते हैं, और जो ट्रूएंट है वो वर्ड रेगुलरली क्लासेस ना अटेंड करने वाले के लिए यूज किया जाता है। सो द राइट आंसर इज, द आंसर इज ट्रूएंट, a student who avoids attending classes। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको पता चल रहा होगा इसमें आपको एरर का टाइप बताना है कि किस टाइप का एरर है। ओके, अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि एरर के टाइप्स बताने होंगे। अब अगर कोई आपसे एकदम से नाउन के टाइप्स पूछ ले, एडवर्ब के टाइप्स पूछ ले या एरर्स के टाइप पूछ ले, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट। बट यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है क्योंकि एरर बहुत इजी है। देखते हैं। द सेंटेंसेस, सम ऑफ द बुक्स, कॉमा लगा हुआ है और उसके बाद लिखा है वर्ड डिस्ट्रॉयड, whereas नो कॉमा इज रिक्वायर्ड। कोई भी कॉमा की जरूरत नहीं है। सम ऑफ द बुक्स वर डिस्ट्रॉयड, ये बिल्कुल करेक्ट है।
और अगर इसमें से कॉमा हटाना हो तो हम उसको किस टाइप का एरर ट्रीट कर सकते हैं, सोच के देखिएगा। एक ही आंसर मिलेगा विच इज पंक्चुएशन एरर, पंक्चुएशन का एरर। सो द करेक्ट आंसर इज पंक्चुएशन एरर। अब आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिंटैक्टिकल एरर क्या होता है। ग्रामेटिकल एरर आपको पता है कि ग्रामर से रिलेटेड कोई भी एरर होगा तो वो ग्रामेटिकल एरर में आएगा। और कन्फ्लिक्टिंग एरर क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। सिंटैक्टिकल एरर, सो सिंटैक्टिकल एरर वो टाइप का एरर होता है जिसमें सिंटैक्स की गलती की गई होती है इंग्लिश में या किसी लैंग्वेज में। सो इंग्लिश में अगर बात करते हैं तो जैसे कि इनकम्प्लीट सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो, सेंटेंस का स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट सा हो, या फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाला एरर हो, सब्जेक्ट से वर्ब अग्री ना कर रहा हो, कंजंक्शन का सही से इस्तेमाल ना किया गया हो, प्रेपोजिशन का, आर्टिकल्स का सही से यूसेज ना किया गया हो, उस टाइप के एरर्स जो होते हैं वो सिंटैक्टिकल एरर्स होते हैं। पंक्चुएशन एरर किस टाइप के होते हैं, जैसे कि कॉमा वाले, हाइफन वाले, हाइफन सही से यूज नहीं किया है, कॉमा सही से प्लेस्ड नहीं है, एक्सक्लेमेशन मार्क गलत जगह पर लगा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास या इन्वर्टेड कॉमास टाइप का, या फिर अपोस्ट्रोफीज, ये वाले जो एरर्स होते हैं ये पंक्चुएशन एरर्स होते हैं। ग्रामेटिकल एरर्स का मतलब है ग्रामर से रिलेटेड किसी भी टाइप के एरर्स ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं। और कन्फ्लिक्टिंग एरर्स, कन्फ्लिक्टिंग एरर्स वो एरर्स होते हैं जो थोड़े कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। एक स्टेटमेंट में कोई ऐसा वर्ड यूज हुआ हो जो आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो, वो कन्फ्लिक्टिंग एरर्स होते हैं। ठीक है, सो द आंसर इज पंक्चुएशन एरर्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पिक द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग। द वर्ड इज अलिविएट। सो ये एलिवेट, ये एलिवेट नहीं है, ये वर्ड है अलिविएट। सो अलिविएट वर्ड का आपको सिमिलर मीनिंग में निकालना है, यानी कि आपको सिनोनिम देना है वर्ड का। सो अगर आपको वर्ड का सिनोनिम देना होगा अलिविएट का, तो इसमें से कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स आपको पता है और कुछ वर्ड के मीनिंग्स हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर का मतलब साफ होता है, आपको पता होगा। लेसन का मतलब कम करना होता है। मैच का मतलब मैच करती है कोई चीज। और इंसाइट का मतलब क्या होता है, तो दो वर्ड्स हम डिस्कस कर लेते हैं। लेसन क्या होता है और इंसाइट क्या होता है, ये दो वर्ड्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सो लेसन, लेसन का मतलब होता है, अभी मैंने आपको बताया, कोई चीज को कम करना, रिड्यूस करना या मिनिमाइज करना, डिक्रीज करना, डिक्लाइन करना, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो लेसन के सिनोनिम्स है। रिड्यूस करना, मिनिमाइज करना, डिक्रीज करना या डिक्लाइन करना। लेसन वर्ड जो है वो बहुत सिमिलर तो है इन सारे वर्ड से, लेकिन उसमें सिर्फ एक डिफरेंस होता है। लेसन जो है वो पर्टिकुलरली यूज किया जाता है व्हेन देयर इज अ डिक्लाइन इन अमाउंट rather than in number, rather than in number। नंबर की जगह अगर अमाउंट में डिक्लाइन होगा, जैसे हम रिस्क को लेसन करते हैं, कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो हम यूज तो रिड्यूस भी कर सकते हैं, मिनिमाइज भी कर सकते हैं, बट लेसन ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होता है। लेसन यहाँ पे वर्ब है, इंसाइट भी यहाँ पे वर्ब है। सो इंसाइट का मतलब क्या होता है, आइए देख लेते हैं। इंसाइट का मतलब होता है किसी को इंस्टिगेट करना। जब आप किसी को इंस्टिगेट करते हैं मतलब उत्तेजित करते हैं कोई काम करने के लिए, सो इंस्टिगेट करना, या फिर आप इसको कह सकते हैं किसी को कोई कोई काम जो अनप्लेजेंट सा है, जो वायलेंट है, वो काम करने के लिए किसी को एनकरेज करना। तो यू आर एनकरेजिंग अ पर्सन बट यू आर एनकरेजिंग समबडी टू डू समथिंग वायलेंट, तो उसको बोलते हैं इंसाइट करना। अगेन लेसन और इंसाइट दोनों रेगुलर वर्ब्स हैं, तो उसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी करके आप यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस आवर मेन वर्ब जो कि है अलिविएट। अलिविएट का मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस सीवियर, किसी चीज को कम सीवियर बनाना, लेस पेनफुल बनाना, लेस पेनफुल।
जो सिनोनिम्स आप अलिविएट के लिए यूज कर सकते हैं वो सिनोनिम्स है मिटिगेट, रिड्यूस या फिर लेसन। तो ऐसा वर्ड आपसे पूछा गया था, पिक द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग, तो ऐसा वर्ड जो अलिविएट से सिमिलर है, द वर्ड इज लेसन। अगर आपको ओके, सो द वर्ड इज दिस, सो आंसर है लेसन। इनसाइट भी एक अच्छा वर्ड है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि इनसाइट का मीनिंग क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। पिक द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग। तो एक सिनोनिम पूछा था आपसे, अब एक वर्ड ऐसा पूछा जा रहा है जो कि ऑपोजिट है, यानी कि एंटोनिम पूछा जा रहा है। सो द वर्ड इज एब्सर्ड। बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा कि एब्सर्ड का मतलब क्या होता है। कोई भी चीज जो बहुत एब्सर्ड है, मतलब ये कैसी बात कर रहे हो, इलॉजिकल सी बात कर रहे हो, सो दैट इज एब्सर्ड। हमारे पास जो 4 ऑप्शंस हैं वो है क्रूअल, सेंसिबल, काम और स्टडी। सो क्रूअल का मतलब क्या होता है? क्रूअल एक ऐसा पर्सन होता है जो अपनी इच्छा, निर्दयी हिंदी में आप बोल सकते हैं। सो विलफुली वन हु कॉजेज पेन टू अदर्स, ऐसा पर्सन जो जानबूझकर दूसरों को दर्द पहुंचाता है, निर्दयी होता है, वो पर्सन क्रूअल कहलाता है। जो इनह्यूमन हो सकता है, अनकाइंड वर्ड आप क्रूअल के लिए यूज कर सकते हैं। सो वन हु इज अनकाइंड एंड इनह्यूमन टुवर्ड्स अदर्स इज क्रूअल। सेंसिबल कौन होता है? वन हु इज नॉट क्रूअल। सेंसिबल कौन है? जो इनसेंसिबल नहीं है, जो रीजनेबल है, जिसको सिचुएशन अंडरस्टैंड करना आता है, जिसको पता है कि सिचुएशन को कैसे डील करना। वन हु इज वेरी प्रैक्टिकल। सो ऐसा पर्सन जो बहुत प्रैक्टिकल है और रीजनेबल है, वो है सेंसिबल। काम का मतलब क्या होता है, ये देख लेते हैं। सो काम का मतलब काम, क्वाइट, उसके लिए यूज किया जाता है। अगर पर्सन के लिए यूज किया जाता है, ही रिमेन्स काम ऑल द टाइम, मतलब वो बहुत शांत रहता है, रिलैक्स्ड रहता है, ऐसा यूज कर सकते हैं। और फोर्थ वन है स्टर्डी। स्टर्डी ऐसे पर्सन के लिए यूज किया जाता है जो फिजिकली बहुत स्ट्रांग होता है। ये चीजों के लिए भी यूज किया जाता है। आप एक सीढ़ी को, लैडर को भी स्टर्डी कह सकते हैं इफ इट इज स्ट्रांग इनफ कि उस पे 2 लोग चढ़ सके, या आराम से कोई फैट पर्सन चढ़ सके, सो इट इज स्ट्रांग इनफ। वेल बिल्ट का जो पर्सन होता है, वन हु इज रोबस्ट, ROBUST, ROBUST, रोबस्ट, या फिर जो बहुत स्ट्रांग है फिजिकली, वो स्टडी कहलाता है। सो वी हैव सीन ऑल द 4 आंसर्स। क्रूअल भी देख लिया, सेंसिबल देख लिया, काम देख लिया और स्टडी देख लिया। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सेंसिबल, क्योंकि एब्सर्ड का मीनिंग क्या होता है? एब्सर्ड का मीनिंग है बहुत ही इलॉजिकल सी चीज। सो एब्सर्ड मीन्स इलॉजिकल, या फिर उसको अनरीजनेबल भी बोल सकते हैं, अनरीजनेबल, सेंसलेस, या फिर इरैशनल। तो इरैशनल अप्रोच हो सकती है, अनरीजनेबल आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, इलॉजिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी चीज सेंसलेस है वो एब्सर्ड है, और कोई चीज इसका ऑपोजिट आपको चाहिए तो वो सेंसिबल है। सो द ऑपोजिट इज सेंसिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। आपके सामने एक सेंटेंस दिया हुआ है, आपको इसका मीनिंग निकाल के बताना है कि इसका मीनिंग क्या है। द सेंटेंसेस, इट वाज ऑल ग्रीक टू मी। यहाँ पे आपको ये एक सेंटेंस दिख रहा है, बट इट इज नॉट अ सेंटेंस, इट इज एन ईडियम। ईडियम ज्यादातर जैसे होते हैं बिल्कुल वैसे ही यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इसको पास्ट टेंस में लिखा गया है। इसको ऐसे बोला जाता है, इट्स ग्रीक टू मी। इसको बोला जाता है, इट्स ऑल ग्रीक टू मी। इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, इट्स ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मी। सो ग्रीक एंड लैटिन 2 लैंग्वेजेस जिनको यूज किया गया है। हिंदी में इसको बोल सकते हैं आप काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा है। सो डिफिकल्ट आपके पास ऑप्शंस में, डिफिकल्ट टू स्पीक, डिफिकल्ट टू राइट, डिफिकल्ट टू अरेंज, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सो द राइट आंसर इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यही करेक्ट होगा, क्योंकि इसी का मतलब निकल रहा है कि इट्स ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मी। तो आप ग्रीक एंड लैटिन अगर आपको मिले तो भी इसका आंसर वही होगा,
और अगर ग्रीक यूज किया गया है तो भी इसका आंसर यही है। तो मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि इट्स ऑल ग्रीक टू मी का मतलब क्या होता है। तो जब इट्स ऑल ग्रीक टू मी का मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, तो अगर इट वॉज ऑल भी लग जाएगा तो भी उसका मीनिंग तो सेम ही रहेगा, सिर्फ पास्ट टेंस में बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वाउच फॉर। सो वाउच फॉर एक वर्ब है वाउच, ठीक है, और वर्ब के साथ एक प्रेपोजिशन यूज कर दी गई, तो वो एक तरीके का फ्रेज बन गया है। तो ये एक फ्रेज है, वाउच फॉर समबडी, किसी के लिए वाउच करना। ओके, व्हाट इज वाउच नाउ? वाउच का मतलब होता है आप किसी को अपनी पर्सनल अश्योरेंस दे रहे हैं, आप गारंटी कर रहे हैं किसी एक पर्सन के बारे में, किसी चीज के बारे में जो एक पर्सन को बिलोंग करती हो, या उसके बारे में कोई फैक्ट है जो दूसरा आपसे चेक कर रहा है, तो आप सामने वाले को अश्योर कर रहे हैं दैट यस यू आर अश्योरिंग द अदर पर्सन कि ये पर्सन सही है, यू कैन ट्रस्ट हिम। तो व्हेन यू गिव personal, giving personal assurance or guarantee for somebody. Lots of vocabulary, तो vocabulary अच्छे से आपको पढ़नी है। Whenever you appear, जब भी आप किसी एग्जाम के लिए अपियर करते हैं तो इंग्लिश में वोकैबुलरी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो। ऑल्दो अगर आप 2020 का पेपर देखेंगे निमसेट का, अभी जो आप देख रहे हैं, तो आपको रियलाइज होगा कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं पूछे गए हैं, आप आराम से कर सकते हैं क्वेश्चंस को। दी ओनली थिंग इज कि आपको थोड़ी बहुत वोकैबुलरी या इंग्लिश के साथ आप अक्वेंटेड तो होने ही चाहिए। अगर आप किसी लैंग्वेज को जानते नहीं है, बिल्कुल भी आपको पता नहीं है, सो दैट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू। तो वाउच के लिए हमारे पास ऑप्शंस जो है वो है टू कंफर्म, टू डिग्रेड, टू फॉलो एंड टू सुपरसीड। तो चार ऑप्शंस है। कंफर्म करने का मतलब तो आपको पता ही है कि कंफर्म कर देना। डिग्रेड करने का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना या किसी चीज की वैल्यू गिरा देना, रिड्यूसिंग द वर्थ ऑफ समथिंग। फॉलो करने का मतलब आप जानते हैं, एंड द लास्ट वन इज सुपरसीड करना। सुपरसीड करने का मतलब होता है किसी चीज की जगह ले लेना। जैसे अगर कोई नई बुक लॉन्च हो गई तो पुराने वाले बुक के एडिशन से नई बुक रिप्लेस हो गई, नई बुक का एडिशन रिप्लेस हो गया। सो जब आप किसी चीज को रिप्लेस कर देते हैं या दूसरी चीज उसकी जगह ले लेती है, सो दैट थिंग सुपरसीड्स द अदर थिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं सुपरसीड करना। तो इनमें से चार में से जो बिल्कुल ऑप्शन जो जा रहा है वो ऑप्शन है कंफर्म करना। वाउच का मतलब क्या था? अपनी पर्सनल अश्योरेंस देना या अपनी गारंटी देना कि सामने वाला जो पर्सन है वो सही है। सो आई कैन वाउच फॉर माई ब्रदर, यू कैन वाउच फॉर योर फ्रेंड, इस तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है डिग्रेड तो नहीं हो सकता, फॉलो का मतलब भी अलग है, सुपरसीड भी डिफरेंट हो गया। तो एक ऑप्शन जो आपके सामने है दैट इज कंफर्म एंड दैट इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी एक फ्रेज है, टू होल्ड योर हॉर्सेस। होल्डिंग योर हॉर्सेस का मतलब क्या होता है? तो एक ऑप्शन है टू बी रेडी, रेडी रहना, पेशेंट रहना मतलब सब्र रखना, ईगर रहना, ईगर टू नो थिंग्स, आप जानना चाहते हैं चीजों के बारे में, और इम्पेशेंट यानी अपना सब्र लूज कर देना, इम्पेशेंट हो जाना। तो चार ऑप्शंस है। होल्ड योर हॉर्सेस बेसिकली इज अ वेरी कॉमन फ्रेज जो यूज किया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो आइए पहले उसको जान लेते हैं। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब होता है स्लो डाउन। यहाँ पे स्लो डाउन स्पीड से मतलब एकदम से नहीं रखता है, पेस से मतलब नहीं रखता है। स्लो डाउन का मतलब है